जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 24। होम असाइनमेंट दी गई थी आपको 5 क्वेश्चन, उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सिंपल थे, उसमें कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का कंसेप्ट नहीं आपसे चेक टेस्ट किया गया था, सिर्फ एनपीवी और आईआरआर का कंसेप्ट टेस्ट किया गया था। वो भी सिर्फ इस वजह से कि इस टॉपिक में जो एनपीवी और आईआरआर अपने कैलकुलेट करनी है उसमें एन्युटी यूज नहीं होती, और उसकी रीजन मैंने आपको बता दी थी, क्योंकि कैश फ्लोज सेम नहीं होते। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कोई प्रॉब्लम? रेवेन्यू और कैश एक्सपेंसेस, इसको अलग अलग आपने एनपीवी कैलकुलेट की या नेट करके? शाबाश। तो इसका मतलब हुआ कि एक साल के अंदर जितने भी कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं, आपने वो सारे के सारे नेट करने के बाद जो नेट कैश फ्लो होगा, इनफ्लो नहीं, आउटफ्लो नहीं, जो नेट कैश फ्लो होगा इनफ्लो और आउटफ्लो को नेट करने के बाद, उस फिगर को यूज करते हुए एनपीवी और आईआरआर कैलकुलेट करनी है। क्लियर हुआ? ये करेक्ट। कंपनी इज कंसीडरिंग वेदर टू अंडरटेक एन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। ये 10% किस लिए है? अगर एनपीवी कह रहा है कैलकुलेट करो तो ये डिस्काउंटिंग के लिए यूज होगा, और अगर आईआरआर कह रहा है कैलकुलेट करो तो ये डिस्काउंटिंग के लिए यूज नहीं। ये एक फर्स्ट रेट के तौर पे यूज कर सकते हैं, लेकिन आईआरआर में जो इसका असल यूज होगा वो होगा कि आईआरआर को इस रेट के साथ कंपेयर करना है डिसीजन करने के लिए। अगर आईआरआर इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रेट से ज्यादा है इन्वेस्ट करेंगे, अगर कम है इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर? अच्छा, ये 10% है। इनिशियल का कैलकुलेट क्या करना है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इसका मतलब है इन कैश फ्लोज को जब डिस्काउंट करना है कौन सा रेट यूज करना है? 10%। लेकिन ये क्या कह रहा है? इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वुड बी ₹50,000। इनिशियल कॉस्ट का मतलब है स्टार्ट ऑफ द ईयर, आज के दिन में जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। ये इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा? आउटफ्लो होगा। इसको कहते हैं आउटफ्लो इन ईयर नॉट। जैसे ये ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है ना। 50,000 भी अगर स्टेबल में फिट करना होता ना तो कैसे करते? ईयर 1, ये 1 से ऊपर और ईयर से नीचे लिखते 0, और आगे लिखते नेट कैश 50,000, लेकिन ये नेगेटिव में आता। किस में आता? नेगेटिव में आता। तो अब आपने इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 पावर -1 प्लस 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 पावर -2 प्लस 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 पावर -3 माइनस 50,000। भाई ऐसा ही है? कोई प्रॉब्लम? क्या आंसर आया? 7175 सोल्यूशन के साथ मैच होता है। पॉजिटिव के नेगेटिव? तो बताइए, पॉजिटिव आया, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ जी, होनी चाहिए। शाबाश। कोई डिस्कशन करनी हो इसमें? आगे चलते हैं। A company has estimated that its cost of capital is 8.8%. It is deciding whether to invest in a project that would cost ₹325,000. 325,000 पढ़ा जा रहा है? ये 325,000 क्या होगा? नेट कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर ईयर 1 to 6 आर ₹75,000। ईयर 1 का 75, 2 का 75, 3 का 75, 4 का 75, 5 का 75, 6 का 75। एन्युटी भी यूज कर सकते हैं लेकिन नहीं करनी। जो इस टॉपिक का तरीकाकार है उसके मुताबिक ही अलग अलग कीजिए। 75,000 मल्टीप्लाई बाय 1.088 पावर -1 प्लस 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.088 पावर -2 प्लस 75,000 करते जाए सोन, एंड पे -325,000। क्लियर?
क्या आंसर आया? 13,460। पॉजिटिव नेगेटिव? तो एक्सेप्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए जी, इसमें कोई प्रॉब्लम? आप में से किसी को ये मसला तो नहीं है कि एनएफटी से हो सकता है फिर भी मैंने क्यों करवाया? प्रैक्टिस करवाने के लिए, वरना एनएफटी से भी सेम आंसर आएगा। मैंने क्यों करवाया? आपने किया क्वेश्चन, एनएफटी से किया है ना? ओके। क्वेश्चन 3, a company has estimated that its cost of capital is 8.8%। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस चैप्टर से कैलकुलेट हुई है भला? चैप्टर 11 से कैलकुलेट करके लेके आया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कहां से कैलकुलेट करके लेके आया? चैप्टर 11 से। इट इज डिसाइडिंग वेदर टू इन्वेस्ट इन ए प्रोजेक्ट दैट वुड कॉस्ट ₹325,000। ईयर 1 में है 50,000, ईयर 2 से 6 75,000। अब ये इसमें भी दो स्ट्रीम होगी ना, जैसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी 2 स्ट्रीम के साथ क्वेश्चन करते थे। एक ऑप्शन है 2 से 6 वाला एनएफटी के जरिए से कैलकुलेट करें और फिर उसे ईयर 1 पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ले, सिंपल डिस्काउंटिंग। क्योंकि 2 से 6 की जब एनएफटी कैलकुलेट करेंगे 2 से स्टार्ट करता है, उसको फिर 1 पे एक दफा डिस्काउंट करना है। लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन है सिंपल डिस्काउंटिंग। कर लिया आपने? नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्या? कितने स्टूडेंट्स ने इसको एनएफटी के जरिए से भी किया है? यानी बाज नहीं आया, यानी आपने जो इल्म पहले हासिल किया उसको इस्तेमाल किया, आपने कहा इधर भी इसको इस्तेमाल करेंगे। शाबाश शाबाश। क्वेश्चन 4, A business requires a minimum expected return or rate of return of 12% on its investment। ये क्या चीज है? ये भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मुख्तलिफ नाम नहीं थे? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यील्ड रेट। A proposed capital investment has the following expected cash flows। ईयर 0 में 80,000 नेगेटिव है, ये क्या चीज है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। हाँ जी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। ईयर 1 क्या है? इनफ्लो। ईयर 1 का 2, 3, 4, 5 क्या करेंगे? सिंपल डिस्काउंटिंग। आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए भी स्टेप नंबर 1 में सिंपल डिस्काउंटिंग से एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। एनपीवी कैलकुलेट करेंगे ना, पहला रेट कौन सा लेंगे? तो कैलकुलेशन की है आपने? कैसे की कैलकुलेशन? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.12 पावर -1 प्लस 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.12 पावर -2 प्लस 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1.12 पावर -3 प्लस 17,000 इंटू 1.12 पावर -4 और -80,000। कितना आया? -1287। शाबाश। अब क्या करना है आपने? -1287 है, रेट कम करेंगे। शाबाश। ये फार्मूला वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला याद है ना, उसमें यूज किया था हमने। तो अब आपने क्या करना है? रेट को कितना कम करें? 10% का। कितने स्टूडेंट कह रहा है 10%? कितना कह रहा है 8%? दोनों बराबर ही है। चलें, 10 वाले 10 के साथ कर लें, 8 वाले 8 के साथ कर लें। अब कितना आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव फिगर आ गई। आईआरआर कैलकुलेट करें। जिसने 10% के साथ दूसरी कैलकुलेशन की है उसका आईआरआर क्या आया? 11.24। और जिसने 8% के साथ किया है 11.14 है, किसी का 26 है।
चले बहरहाल लगभग करीब ही है, 11.2 के करीब ही है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हमें? क्यों? रिक्वायर्ड रिटर्न 12% है, प्रोजेक्ट कितना दे रहा है? 11%। पीछे रैंडमली किया, हाँ जी, आप इसी को यूज करें। रैंडमली भी यूज कर सकते हैं, वो गलत नहीं होता। स्टेप्स, क्वेश्चन 5 इसको डिस्कस करते हैं। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 का नहीं था भैया, थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करते तो कर सकते। ए कंपनी इज कंसीडरिंग वेदर टू इन्वेस्ट इन ए न्यू आइटम ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज 45,000 टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट। 45,000 क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ईयर नॉट में आएगा कि ईयर 1 में? नॉट में। ईयर नॉट में कितने महीने होते हैं? एक महीना नहीं, एक दिन होता है, 2 डे, एक लम्हा। द प्रोडक्ट वुड हैव ए 4-year लाइफ। 4-year लाइफ इसका मतलब है 4-year लाइफ मतलब है इसके कितने कॉलम बनेंगे साल वाले? 5। 4-year लाइफ हो तो ईयर वाले कितने कॉलम बनते हैं? 5 कैसे? ईयर नॉट भी तो है। ये गुर की बात, ये गुर की बात। क्या लाइफ प्रोडक्ट की 4 year हो तो कॉलम कितने बनेंगे? 5। 5वां कौन सा होगा? ईयर नॉट का। तो ईयर नॉट में आ जाएगा -45,000। और फिर क्या होगा? कह रहा है एस्टिमेटेड कैश प्रॉफिट्स ओवर द 4-year पीरियड आर एज फॉलोज। ईयर 1 का कितना है? अच्छा नोट करें, कैश प्रॉफिट का वर्ड यूज कर रहा है, इसका मतलब है रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर चुका है। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस। ईयर 1 का 17,234 पॉजिटिव है। ये सारे इनफ्लो हैं आउटफ्लो? तो नेट रिजल्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो इनफ्लो ही हुआ ना, नेट नेट फ्लो है ये पॉजिटिव। द प्रोजेक्ट वुड आल्सो नीड एन इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल ऑफ 8,000 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। यहां पे असूल लिखें, बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 इज इक्वल टू ईयर नॉट। बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 गलती कैसे हो गई? काउंटिंग किससे बढ़िया है? आपको बताया नहीं कि ओपनिंग स्टॉक जो इस साल का ओपनिंग स्टॉक होता है, बिगिनिंग ओपनिंग, और पिछले का क्लोजिंग होता है, बताया नहीं क्या? तो ईयर 1 का ओपनिंग ईयर नॉट पिछले साल क्लोजिंग होगा। तो लिखे बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 इज इक्वल टू ईयर नॉट। आगे लिखे बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 इज इक्वल टू ईयर 1। आहा कैसे करना है? मैंने किया है। Beginning of year 2 is year 1. Beginning of year 3 is equal to year 2. Beginning of year 4 is equal to year 3. आप सचमुच लिखते जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। मेन कंसेप्ट क्या है हमारा कि जो किसी भी साल का बिगिनिंग होगा वो पिछले साल का एंड होगा। और हम बेसिकली याद रखें, पूरे प्रोजेक्ट अप्रेजल में हमारी एक बेसिक अजम्पशन होती है, पूरे प्रोजेक्ट अप्रेजल में ऑल कैश फ्लोज वुड अकर एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी ईयर 1 के जो कैश फ्लोज है एज्यूम क्या करते हैं कि ऑल कैश फ्लोज वुड अकर एट द एंड ऑफ ईयर 1। और ईयर 2 में जितने भी कैश फ्लोज हैं एज्यूम क्या करते हैं? ऑल कैश फ्लोज
वुड अकर एट द एंड ऑफ ईयर 2। अच्छा पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर लें इसके ऊपर कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये अजम्पशन अनरियलिस्टिक है। प्रैक्टिस में तो ऐसे नहीं होता कि सारे के सारे इनफ्लो आउटफ्लो एट द एंड ऑफ द ईयर हो, प्रैक्टिस में तो रोज का रोज हो रहा होता है। इसकी रीजन ये है सिंप्लिसिटी के लिए, आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए, ताकि ओवर कैलकुलेशन से आपकी जान छूट जाए। अगर हम इसको साल के हर दिन या हर महीने को अलग-अलग ज्यूम करते ना कि हर महीने की अलग-अलग कैलकुलेशन, आपको एक साल के अंदर 12 महीने और 12 फिगर्स की अलग अलग डिस्काउंटिंग करनी पड़ती, और वो डिस्काउंटिंग भी मंथली बेसिस पे करनी पड़ती। अब आपको उससे जान छुड़वाने के लिए और मेन कंसेप्ट पे फोकस करवाने के लिए ये एज्यूम किया जाता है। इस एजम्पशन से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है, कंसेप्ट भी समझ आ जाता है कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कैसे करनी है, हमारा काम भी आसान हो जाता है इस एजम्पशन की वजह से। और प्रैक्टिस में याद रखिएगा, इस तरह की सारी कैलकुलेशन के लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। बेसिक जो सबसे पुराना सॉफ्टवेयर है ना, जो आज से कोई 35 साल पहले इजाद हो गया था, स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, 35 साल पुराने वाले सॉफ्टवेयर में भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की ऑप्शन मौजूद है। सिर्फ कैश फ्लोज डाले, आपको एनपीवी भी बता देगा, आईआरआर भी बता देगा। तो प्रैक्टिस में चूंकि ये कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर तो कम्प्लेक्स, इसलिए आपको यहाँ पे कम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं सिखाई जाती, बेसिक कंसेप्ट सिखाया जाता है। तो ये जो अजम्पशंस होती है ना, इट अज्यूम दैट ऑल कैश फ्लोज वुड अकर एट द एंड ऑफ द ईयर, ये ज़हन में रखिएगा, अनरियलिस्टिक है। प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता, एग्जाम में सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि आप मेन कंसेप्ट के ऊपर फोकस करें, कैलकुलेशन में ना घूम जाए, ये अज्यूम किया जाता है। प्रैक्टिस में जब कभी आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करेंगे ना, आप हर मंथ की अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे और आप आसानी से कर लेंगे। आपने फार्मूला एक दफा लिखना है, एक्सेल पे पेस्ट करना है, ठीक है जी। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन उठाया, ये भी एक्सेल के जरिए हो जाना चाहिए, लेकिन सीफैप लेवल हो जाता है, आपसे करवाना चाहिए। तो सीफैप लेवल पे तो शायद ये करवाएगा अब, क्योंकि वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहे हैं। कैफ लेवल पे अभी नहीं, और मेरे ख्याल में कैफ लेवल पे भी आपको फाइनेंशियल कैलकुलेटर की इजाजत दे देनी चाहिए। फाइनेंशियल कैलकुलेटर चुटकियों में करता है इस तरह के सारे क्वेश्चन, सीएफए में यूज करते हैं वो, ठीक है, चुटकियों में। मार्क्स किसके दे, कंसेप्ट के देना, इसमें क्या कैलकुलेशन है। वो स्टेप मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आईके आपने मार्क्स रखे हुए हैं। हाँ जी, तो मैं भी, लेकिन मैं सजेशन दे रहा हूँ, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो काम कैलकुलेटर या मशीन्स कर सकती हैं वो हमें करने की जरूरत नहीं है, वो हमें उनसे करवाना चाहिए। हमें ये सिखाना चाहिए कि हमने मशीनों से कैसे काम लेना है, ये नहीं सिखाना चाहिए कि जो मशीनों का काम है वो हम कैसे करेंगे। मशीनों का काम हम करेंगे तो मशीनें क्या करेंगी, मशीनों का काम मशीनें क्या करेंगी। बहरहाल लेकिन ये अपनी अपनी सोच है, ये क्या है, अपनी अपनी सोच है भाई। ये क्लियर हो गया ये प्रोजेक्ट। अच्छा तो कंपनी यूज ये है, प्रोजेक्ट वुड आल्सो नीड इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल एट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 का मतलब क्या है, अब आपको समझ आ गई होगी। इसका मतलब है ये 8000 इनफ्लो आएगा, आउटफ्लो आएगा, कहां पे आएगा, क्लियर। लेकिन आगे मजीद सुनिए, ले भाई वर्किंग कैपिटल में सुन लीजिएगा। वर्किंग कैपिटल जब आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ये कंफर्म होता है कि जब प्रोजेक्ट खत्म होगा ना, ये वापस रिकवर होएगा। जो फिक्स एसेट होता है ना, उसमें कंफर्म नहीं है, हो सकता है 4 साल के बाद ये जो आप 45,000 की मशीन खरीद रहे हैं ना, इक्विपमेंट खरीद रहे हैं 45,000, हो सकता है 4 साल बाद इसकी कुछ ना कुछ रेजिडुअल वैल्यू हो सकता है ना हो, लेकिन वर्किंग कैपिटल कंफर्म है एट द एंड ऑफ द लाइफ ये रिकवर होगा। ये वो इन्वेंट्री है जो आपने रखी हुई है, याद है, वर्किंग कैपिटल में बिकने के लिए जरूरी है। तो जब दुकान ही बंद कर देंगे तो उसके अंदर जो इन्वेंट्री पड़ी होगी आखिरी दिन,
वो इन्वेंट्री भी बेच देंगे कि नहीं बेचेंगे? तो ये वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में कहे या ना कहे एंड ऑफ द लाइफ रिकवर होगा। ये वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में कहे या ना कहे एट द एंड ऑफ द लाइफ रिकवर होगा। इसीलिए ये 8000 आउटफ्लो होगा ईयर नॉट में, और चाहे नहीं कहा हुआ लेकिन इनफ्लो होगा ईयर 4 में। ईयर 4 में भाई ये बात नहीं ना समझ आई आपको? क्या मतलब? मुझे इन्वेस्टमेंट जो किया है 45,000 की, वो भी तो ईयर नॉट में आउटफ्लो था, और जो वर्किंग कैपिटल किया है 8,000 का, वो भी ईयर नॉट में आउटफ्लो था। कि ये दोनों आउटफ्लो हैं। एट द एंड ऑफ द लाइफ सिर्फ वर्किंग कैपिटल ही रिकवर हो रहा है, वो भी हाँ होगा अगर स्क्रैप वैल्यू दी होगी तो। शाबाश, स्क्रैप वैल्यू अच्छा कंसेप्ट था, अकाउंटिंग में पढ़ा। हाँ बताइए, स्क्रैप वैल्यू रिकवर होगी कि प्रॉफिट या लॉस डिस्पोजल पे? स्क्रैप वैल्यू। फिर से बताइए। कैश। कंसेप्ट याद है? शाबाश, पिक कर रहे हैं कंसेप्ट को, ये ज़हन में रखना है। वर्किंग एक एग्जामिनर कमेंट्स में बड़ी गलती, वो कहता है वर्किंग कैपिटल के बारे में मैं साइलेंट रहता हूं, रिकवर होगा कि नहीं। स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। हालांकि ये अंडरस्टूड है, वर्किंग कैपिटल जो आपने स्टार्ट में इन्वेस्ट किया है वो वर्किंग कैपिटल एंड में रिकवर होगा। कहता है मैं वर्किंग कैपिटल की मुश्किल एडजस्टमेंट क्या पूछूं, स्टूडेंट आसान ही नहीं कर पाते। आसान करना शुरू करे तो मैं मुश्किल की तरफ जाऊं ना। आसान एडजस्टमेंट क्या है कि वर्किंग कैपिटल जो स्टार्ट में इन्वेस्ट किया है आपने, आउटफ्लो एंड में रिकवर होगा। एमओएस रूल वो क्या होता है? डिसीजन के लिए काम आता है। ये कॉस्ट का कंसेप्ट इधर फिट कर रहा है। चले ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? इसमें कोई नहीं? क्या ये कर दूं? मैं कर दे, बिल्कुल कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये आप मुझे पहले बताते, मैं भाई से कहता कि वो अच्छे से फार्मर, अच्छा सा सुंदर सा फार्मर बना देता यार। चले अब जैसा तैसा है, फिर गुजारा कर ले। भाई लाइन आगे पीछे अब ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। कितने साल है प्रोजेक्ट की? लाइफ कितनी है? 4 साल। तो हमें चाहिए 5 कॉलम, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? ईयर नॉट में 45,000। क्या एंड में कोई रिकवरी हो रही है? कोई रेजिडुअल वैल्यू इसकी हो रही है? नहीं हो रही। तो ईयर नॉट में गौर से सुनिएगा 45,000 नेगेटिव, और ईयर 4 में 0। क्यों? इसकी रेजिडुअल वैल्यू 0 है। इसकी रेजिडुअल वैल्यू 0 है। ये ट्रीटमेंट समझ आ गया? आगे चलते हैं। फिर दूसरा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितना है? 8,000। ये आ गया वर्किंग कैपिटल। इन्वेस्ट कब किया? बट ठीक है। ईयर नॉट में कितना है? 8,000। नेगेटिव के पॉजिटिव? अच्छा, ईयर 4 में चाहे मेंशन नहीं किया, अंडरस्टूड है, जब बिजनेस क्लोज करेंगे वर्किंग कैपिटल रिकवर होगा। इधर क्या आ जाएगा? इसके सामने लिखना पॉजिटिव। क्लियर? अच्छा, अगर वो कहता एट द एंड ऑफ द लाइफ रेजिडुअल वैल्यू विल बी 5,000। 45 रेजिडुअल वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट विल बी 5,000। तो क्या होता? ये 0 की बजाय क्या आ जाता? 5,000। बाकी बात है। ये समझ आया भैया? समझ आया क्या?
कि एट द एंड ऑफ द लाइफ अगर कहता है इक्विपमेंट की रेजिडुअल वैल्यू 5000 है तो यहाँ पे क्या था 5000। हाँ, अब एक सवाल पूछने लगा हूं, अगर इसने सही बता दिया इसको 50 रुपये इनाम, 50 रुपये इनाम। हमारे पूरे कैश फ्लो के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा अगर इस सारी बात के बाद एक स्टेटमेंट और लिखता, और कोई नहीं बोलेगा वरना प्राइस कैंसल, के ईयर 2 में 3000 का वर्किंग कैपिटल मजीद चाहिए। स्टार्ट में चाहिए या फिर एंड में चाहिए? ईयर 2 के स्टार्ट में चाहिए कि एंड में चाहिए, क्वेश्चन साइलेंट है, लेकिन नीचे एक लाइन लिखी हुई है, इट इज एज्यूम्ड दैट ऑल कैश फ्लोज अकर एट द एंड ऑफ द ईयर। ईयर 2 के कॉलम में लिखेंगे 3000 नेगेटिव, ईयर 2 के कॉलम में लिखेंगे 3000 नेगेटिव, नेगेटिव, और फिर ईयर 4 में जाके और ईयर 4 में जाके उसको पॉजिटिव भी कर देंगे। शाबाश। यहां पे आता नेगेटिव 3000 क्योंकि वर्किंग कैपिटल बिजनेस को चाहिए, बिजनेस वापस नहीं कर रहा, 3000, और यहां पे फिर हम 8000 की बजाय क्या लिखते हैं 11000। शाबाश शाबाश। जी जी ये जी ईयर 2 में जो वर्क नहीं ईयर 2 में वर्किंग कैपिटल चाहिए। देखिए मैंने कहा ईयर 2, इसका मतलब है ऑल अज्यूम क्या किया जाता है, ऑल कैश फ्लोज आर अज्यूम एट एंड ऑफ द ईयर। तो ईयर 2 में अगर मैंने कहा तो इसका मतलब है आपने उसे एंड ऑफ द ईयर 2 लेना है, वो उसे ईयर 3 में चाहिए होगा स्टार्ट से, इसलिए उसने ईयर 2 का नाम लिया। ईयर 2 में चाहिए होता तो वो ईयर 1 का नाम लेता। अजम्पशन को नहीं छेड़ना, अजम्पशन क्या है एंड ऑफ द ईयर। हाँ, तो ईयर 2 का मतलब ईयर 2, हाँ बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 का मतलब ईयर 1। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये हो गया जी, ये वर्किंग कैपिटल भी हो गया। अब क्या करना है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। अब क्या बारी आई, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। ईयर 1 में कितना है 7, पॉजिटिव नेगेटिव 17,000, 2 में 25,000, 16,000, 4,000। अब क्या करना, नेट कैश फ्लोज क्या कैलकुलेट करना, $53,000 नेगेटिव 17,000, 25,000, 16,000। अब कीजिए IRR कैलकुलेट करना है, पहले करें NPV एट 11%, NPV एट द रेट ऑफ 11%। अब निकाले कैलकुलेटर, करें 17,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 पावर -1 प्लस 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 पावर -2 प्लस 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 पावर -3 प्लस 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.11 पावर -4। 1.11 लिखना है, 1.1 नहीं, पक्का ना, हाँ, माइनस 53,000 कितनी है एनपी, 221 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 2210। अब क्या करना है, बढ़ाना है, क्या करें 15 कर लें। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है वोटिंग करवा दे, कितने स्टूडेंट का ख्याल है 12, कितनों का ख्याल है 13, कितनों का ख्याल है 14, कितनों का ख्याल 15 वाले ज्यादा हैं। एनपीवी
एट 15%। कैलकुलेटर पे वही फिगर्स इनपुट रहने दे, सिर्फ परसेंटेज को चेंज करे। 1.11 को 1.15 कर ले, करना क्या आया तो इसको बता देना था कैसे किया है। तुम करवाया तुमने है और अब कह रहे हो गया। एनपीवी एट 15% क्या है, क्या है 1933 नेगेटिव, 1933 नेगेटिव। अब क्या करना है, IRR का फार्मूला याद है, IRR इज इक्वल टू लोअर रेट एंड लोअर रेट 11% प्लस एनपीवी एट लोअर रेट 2210 डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस माइनस प्लस एनपीवी एट हायर रेट इनटू डिफरेंस 0.04 13.13%। हाँ तकरीबन दोनों में जीरो से दोनों ही तकरीबन इक्वल डिस्टेंस में है कमो बेश, तो ये भी दोनों का मिड पॉइंट आएगा 13%। रफ गैस लगा रहा हूं 13.13 आया। एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कॉस्ट 11% है और प्रोजेक्ट पे 13% है। अब आपको एक सीफैप लेवल का कंसर्न पूछूं, अगर इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं उसी दिन मार्केट में इस कंपनी की शेयर प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ जाएगी कम होगी या बढ़ जाएगी, शाबाश बढ़ जाएगी। और अगर मैं आपसे पूछूं, सोचे अगेन सीफैप लेवल का अगला क्वेश्चन, किस अमाउंट से शेयर प्राइस बढ़ेगी, जितना नेट प्रेजेंट वैल्यू है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये 2210, इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर ले। ये जिस तरह आपका अर्निंग पर शेयर होता है ना, ये प्रॉफिट पर शेयर है। इस प्रोजेक्ट की वजह से प्रॉफिट कितना आ रहा है 2210, इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लेंगे तो प्रॉफिट पर शेयर आ जाएगा उतने से। आज के आज ही जैसे ही मार्केट में न्यूज जाएगी, वो साल खत्म होने का इंतजार नहीं करता मार्केट में ये गुड न्यूज है, मार्केट में क्या है गुड न्यूज है, इससे शेयर प्राइस बढ़ेगी। इसलिए आपने देखते होंगे कि जब कभी मार्केट में कोई कंपनी कोई बड़ा प्रोजेक्ट साइन करती है ना, उसी दिन मार्केट में उसकी शेयर प्राइस बढ़ जाती है, इस रीजन की वजह से, क्योंकि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि इस कंपनी की अब प्रॉफिट बढ़ेगा। बहरहाल चलिए, तो एक्स्ट्रा कंसर्न बताया था। IRR की कैलकुलेशन क्लियर होगी कि नहीं, कोई क्वेश्चन? वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट पीछे देखें, यही है सेम है। वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट समझ आया? आगे चलें जी, तैयार है? चलिए फिर। Some frequently tested items in exam and their correct treatment. ये डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं जो तकरीबन 15 क्वेश्चंस करने के बाद आपको पता चलेंगे, 15 एग्जाम लेवल क्वेश्चन करने के बाद। और अगर आप इनको अभी समझ लेते हैं तो इसका मतलब है आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जो कि 15 एग्जाम लेवल क्वेश्चन करने के बाद स्टूडेंट पहुंचता है। लेकिन अगर आप उस लेवल पे पहुंच भी जाते हैं तो 15 क्वेश्चन करने तो फिर भी पड़ेंगे, लेकिन वही चीज जो पहले आप गलती कर करके ठोकरे खा खा के सीखेंगे, वो अभी साथ साथ अगर डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो सीख लेंगे। स्टार्ट करें जी। क्या सीखने जा रहे हैं हम? वो जैसे काउंटिंग में फाइनल काउंट का क्वेश्चन करवाने से पहले आपको बताया जाता ना, ये 8-10 तरह की एडजस्टमेंट आ सकती हैं। डेप्रिसिएशन आए तो ऐसे कैलकुलेट करके इधर रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस के तौर पे शो करवाना है, बैलेंस शीट में एसेट की कैरिंग अमाउंट में से लेस करवाना है। इसी तरीके से सिखाते हैं ना, ताकि जब क्वेश्चन में इकट्ठी होकर एडजस्टमेंट आए तो आपने अलग अलग सीखी हो, आप उसको आसानी से हैंडल कर लेते हैं। ऐसा ही कि पहले आपको क्वेश्चन करवाया जाता है, बाद में एडजस्टमेंट समझाई जाती है। ये भी एक तरीकाकार है।
भाई अच्छा मुझे बताइए, मैं वैसे देखना चाहता हूँ काउंटिंग कैसे वर्क करती है आजकल की, कि आपको जो आपके टीचर है वो कैसे सिखाते हैं। कितने स्टूडेंट्स ने ऐसे सीखा हुआ है कि पहले सिंगल सिंगल एडजस्टमेंट और फिर उसके बाद बड़ा क्वेश्चन, और कितने स्टूडेंट्स ने पहले बड़ा क्वेश्चन और फिर उसको सॉल्व करते करते एडजस्टमेंट सीखी हैं। बारह उसी तरीके से ये हमारा कैसा, सुन लीजिए आप, सुन लीजिए। इंफॉर्मेशन क्या आएगी क्वेश्चन में और उसका इंपैक्ट क्या होगा। पहला, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, यानी लाइफ कितनी, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 3 ईयर्स, ऐसे है ना। जैसे आज के क्वेश्चन में कितनी लाइफ थी, 4 ईयर। कह रहा है दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड टू ड्रॉ कॉलम इन टेबल। फॉर एग्जांपल 4 ईयर प्रोजेक्ट मींस 5 कॉलम। ये अजीब बात हुई भाई, 4 ईयर प्रोजेक्ट में तो 4 कॉलम होने चाहिए। ईयर नॉट, व्हाई नॉट। अच्छा फिर आगे सुने, लेकिन आगे कहानी में एक और ट्विस्ट है। इफ एनी लायबिलिटी इज पेड इन फॉलोइंग ईयर, फॉर एग्जाम्पल टैक्स, कभी कभार होगा ये। इफ एनी लायबिलिटी इज पेड, टैक्स आपको बताया था ना कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट है। अगर कोई लायबिलिटी अगले साल पे होगी तो फिर लाइफ अगर 4 साल है ना, आपके कॉलम बनेंगे 6। हुए हैरान? क्यों नहीं हैरान? 6 कैसे बनेंगे? एक तो ईयर नॉट वाला बन जाएगा, वो तो समझ आता है कि वो एक पेमेंट का बनेगा। ईयर क्यों, ईयर 1 की टैक्स लायबिलिटी पे हो रही होगी ईयर 2 में, ईयर 2 की हो रही होगी ईयर 3 में, ईयर 3 की होगी ईयर 4 में, ईयर 4 की होगी ईयर 5 में। 6 हो गए कि नहीं? ईयर 5 में इसका मतलब एक ही फिगर आ रही होगी पेमेंट की। आई कैप ने क्वेश्चन में मेरे ख्याल के मुताबिक गलत ट्रीटमेंट कर दिया। क्वेश्चन में क्लियरली कह रहा है कि पेमेंट होगी, लायबिलिटी क्रेडिटर की पेमेंट होगी अगले साल में। कब पेमेंट होगी? अगले साल। तो ईयर 1 का क्लोजिंग बैलेंस कब पे होना चाहिए? ईयर 2 में किया। ईयर 2 का कब होना चाहिए? 3 में किया। 3 का कब होना चाहिए? 4 में किया। और फिर ईयर 4 का भी ईयर 4 में कर दिया। हालांकि ईयर 4 का कब होना चाहिए? उसने कहा प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है। हमने कहा लायबिलिटी तो तुमने खुद बोला है क्वेश्चन के अंदर अगले साल पे होगी। तो 5 का स्टार्ट 4 का एंड नहीं होता जी नहीं, वो नेक्स्ट ईयर में पेमेंट होगी। तो इसका मतलब है ईयर 2 की क्लोजिंग लायबिलिटी 3 में। हाँ जी नेक्स्ट ईयर में होगी। बहरहाल ये लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट समझ आ गया आपको? एग्री करते हैं? एडिशनल कॉलम इज आल्सो इंसर्टेड एट एंड ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ, ये बात समझ आई। लेकिन ये रेयर केस में होगा। कब होगा? अमूमी तौर पे पहले वाला पॉइंट ही होगा। मोर देन 90% क्वेश्चंस में क्या होगा? वो कहेगा टैक्स इज टू बी पेड इन द सेम ईयर। क्या कहेगा? टैक्स इज टू बी पेड इन द सेम ईयर। तो इसका मतलब है 4 साल का प्रोजेक्ट है, कितने कॉलम? 3 साल का प्रोजेक्ट है, 6 का है। शाबाश, आगे चलते हैं। लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट क्लियर? इसके साथ टिक लगा लीजिए, ये मैंने आपको बता दिया। आगे पास्ट कॉस्ट, संक कॉस्ट। कह रहा है पास्ट कॉस्ट या संक कॉस्ट इररेलेवेंट, आप जो मर्जी कर ले रिकवर नहीं होना उसने। चाहे प्रोजेक्ट चलाएं, जो कास्ट इनकर कर चुके हैं। कह रहा है पास्ट कास्ट यानी कौन सी? प्रोडक्ट रिसर्च कास्ट, ड्यू डिलिजेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्टिंगली मटेरियल परचेज कॉस्ट, या परचेज प्राइस। आपने कोई मटेरियल रखा हुआ है, वो कितने का खरीदा, ये कॉस्ट भी पास्ट कॉस्ट होती है। हाँ, उसका अल्टरनेट यूज क्या हो सकता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो रेलिवेंट होगी। लेकिन वो इन्वेंटरी खरीदी कितने की, वो इररेलेवेंट है। क्यों? पास्ट कास्ट। शाबाश। पास्ट कास्ट की एग्जांपल क्या क्या बताइए? प्रोडक्ट रिसर्च कास्ट, फिजिबिलिटी कास्ट, ड्यू डिलिजेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ड्यू डिलिजेंस का मतलब फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना। यहां एक टेक्निकल एग्जांपल भी दे दी चलते चलते उसने, मटीरियल परचेज कास्ट। ये क्या है? इज कंप्लीटली इग्नोर बिकॉज इट इज नॉट, क्योंकि प्रोजेक्ट चलाएं या ना चलाएं इस पे फर्क
नहीं पड़ता, ये कंप्लीटली इग्नोर करनी है। वे एग्री करते हैं? अच्छा, अगर वो कहे कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाई है एक कंसल्टेंट कंपनी से इसी प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये रेलिवेंट हो जाएगी ना? नो सर, क्यों इसी प्रोजेक्ट की है? इसे चलाए ना चलाए, चलाए ना चलाए, पैसे तो अदा कर। और अगर पैसे कहे पैसे अदा कर दिए हुए हैं तो फिर भी संक कॉस्ट। और अगर कहे कि पैसे अदा करने हैं, और पैसे अदा करने हैं, और इसी प्रोजेक्ट के हैं, पैसे अदा करने हैं, अभी लाइबिलिटी बन गई, पे तो करने पड़ेंगे चाहे प्रोजेक्ट चलाएं या ना चलाएं, स्टिल ये क्या होगा? संक कॉस्ट। ये बात समझ आ रही कि नहीं? ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट वाली बात समझ आई है? पक्की बात है, कॉस्ट इनकर हो चुकी है, प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं है, पैसे अदा करने पड़ेंगे। संक कॉस्ट, ये प्रोडक्ट मटेरियल परचेज कॉस्ट शायद आपको भी समझ नहीं आई होगी ये बात। अच्छा, कॉस्ट में पड़ा था, ये तो आसान हो गया। हाँ, मुझे याद आ गया, वो जो पहला सेशन था ना जिसमें कॉस्ट रिक्वायर्ड नहीं होती थी, उसमें बच्चों को ये समझाना पड़ा था कि ये मटेरियल परचेज कॉस्ट क्या है, संक कॉस्ट। आपने कॉस्ट पढ़ी हुई है लेकिन फिर भी भूल गए होंगे, इसलिए जब वो एडजस्टमेंट आएगी तो मैं एक्सप्लेन दोबारा कर दूंगा। चलिए, आपने मुझे सिर्फ ये बताना है फिर उस वक्त कि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कॉस्ट में भी ऐसे ही समझा आपने या कॉस्ट में किसी और तरीके से समझा है, ये मुझे बताइएगा। इसी तरह इनिशियल इन्वेस्टमेंट, initial investment is outflow in year naught and its residual value is inflow in last year. year naught में outflow है पूरी अमाउंट, और लास्ट ईयर में रेजिडुअल वैल्यू इनफ्लो है। तो अगर 4 साल का प्रोजेक्ट है, स्टार्ट में 44,000, रेजिडुअल वैल्यू 4,000, डिफरेंस क्या है 40,000, हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? सवाल ही नहीं समझ आया। नॉन कैश आइटम है, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी ही नहीं। कोई बात नहीं, आगे कह रहा है डेप्रिसिएशन एंड गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल आर इररेलेवेंट इन मेन कैश फ्लो टेबल। छोटे छोटी खुशियां हैं आपकी, छोटी छोटी खुशियां। गलत कंसेप्ट उड़ उड़ के पकड़ दें, गलत कंसेप्ट। सही कंसेप्ट कलप जाएं, वो आपने समझना ही नहीं है। फिर कहता है आवाज नहीं आती इसकी। अब आवाज कैसे आ गई है? अब आवाज आ गई है इसकी। डेप्रिसिएशन एंड गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल आर इररेलेवेंट इन मेन कैश फ्लो टेबल बिकॉज दीज आर नॉन कैश आइटम। भाई ये बात समझ आ रही है? बट आर रेलिवेंट इन टैक्स कैलकुलेशन टेबल। इससे तो मैं चौंक पड़ा, हैरान हो गया, परेशान हो गया। यानी इसका मतलब क्या है कि हमारी कैलकुलेशन के 2 टेबल हुआ करेंगे, एक मेन कैश फ्लो टेबल और दूसरा टैक्स की कैलकुलेशन का टेबल। और जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ये मेन वाले कैश फ्लो में नहीं आएगा, टैक्स वाले में। क्यों? क्या टैक्स वाले डेप्रिसिएशन को मानते हैं? टैक्स वाले डेप्रिसिएशन को मानते हैं? आपने टैक्स पढ़ा है कि नहीं? तो टैक्स की कैलकुलेशन में डेप्रिसिएशन लेस करता है? वो टैक्स वाले सिर्फ कैश फ्लो पे नहीं चलते। हाँ, इनिशियल अलाउंस भी अलाउ करते हैं, हर साल डेप्रिसिएशन भी आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो डेप्रिसिएशन है वो मेन कैश फ्लो में इररेलेवेंट है, लेकिन अगर टैक्स की कैलकुलेशन है इसमें रेलिवेंट है। अच्छा बताइएगा, टैक्स की कैलकुलेशन में डेप्रिसिएशन ऐड होगी कि लेस? लेस होती है। इनकम फ्रॉम बिजनेस में लेस होती है, बाकी जगह पे भी लेस ही होगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ना, तो रेवेन्यू में से लेस होगा ना, लेस होगा। भाई इस लाइन को डबल टिक लगाएं, डबल टिक। बाकी पे टिक लगा दे, मैंने करवा दिया। इस वाली लाइन को डबल टिक लगाया। ये तो सब इस वक्त की
इस वक्त की सबसे अहम समझिए ये एडजस्टमेंट है। ये खास तौर पर जब टैक्स आएगा ना, टैक्स, उस वक्त काम आएगा ये पॉइंट आपके। आगे चलते हैं। वर्किंग कैपिटल, क्या वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है पता है ना आपको? वर्किंग अभी तो किया है नहीं, अभी किया नहीं है अभी। ये हाजा हाजा ये वर्किंग कैपिटल, ये वर्किंग कैपिटल। साल के शुरू में आउटफ्लो, प्रोजेक्ट के शुरू में, और एंड में इनफ्लो। वर्किंग कैपिटल इज एन आउटफ्लो इन द ईयर इन विच इट इज इन्वेस्टेड, यानी जिस साल इन्वेस्ट किया जाएगा ईयर नॉट में, बाद में भी हो सकता है, अभी बता ना 50 रुपए लिए हैं, ईयर 2 में भी हो सकता है कि हमेशा ईयर नॉट में ही रहेगा, कभी भी हो सकता, जो तो जिस साल भी हुआ है उस साल क्या होगा, आउटफ्लो। और इससे भी अहम बात सुने, चाहे क्वेश्चन में कहे या ना कहे, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रोजेक्ट इनफ्लो होएगा। एट द एंड, दिस इज आल्सो एन इनफ्लो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, वेदर मेंशन्ड इन द क्वेश्चन और नॉट, वेदर मेंशन्ड इन द क्वेश्चन और नॉट। ये बात समझ आ गई? इसके साथ भी टिक लगा दे कि मैंने समझा दिया। वर्किंग कैपिटल टैक्स के टेबल में आएगा क्या? वर्किंग कैपिटल टैक्स के टेबल में टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, क्या ये इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? कोई भी नहीं, तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल लाए ले गए, नहीं आएगा जी। वर्किंग कैपिटल से प्रॉफिट नहीं आएगा, वर्किंग कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। अभी टैक्स के बारे में ना सोचे तो बेहतर है, वो तो सिर्फ एक अहम पॉइंट आ गया तो मैंने बता दिया डेप्रिसिएशन वाला, वरना ना सोचे तो बेहतर है। बैंक लोन एंड इंटरेस्ट पेमेंट, ये तो आए ही आएगी, क्यों? अगर ये आएगी तो फिर वो जो 11% इंटरेस्ट रेट होता है उसका मकसद क्या होता है? उसमें इंक्लूडेड है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हुए लोन्स को इंक्लूड या एडजस्ट कर दिया जाता है। इसलिए थोड़ा लॉजिकली सोचे, जब आप इंटरेस्ट रेट के जरिए प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, चूंकि उसमें इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट शामिल होती है वैक कैलकुलेट करते हुए, तो इंटरेस्ट ऑलरेडी ऑटोमेटिकली काउंट फॉर हो जाता है। आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस कवर हो जाता है जब आप डिस्काउंटिंग करते हैं। ये बात समझ आ रही है? डिस्काउंटिंग किस चीज की करते हैं? इन्फ्लेशन में इंटरेस्ट एलिमेंट शामिल होता है। इसीलिए बैंक लोन एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स आर कंप्लीटली इग्नोर्ड बिकॉज दे आर फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन, नॉट इन्वेस्टिंग ट्रांजैक्शन। आसान अल्फाज में, बिकॉज दे आर included in cost of capital chapter 11, not to be duplicated here। भाई बैंक लोन और इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर 11 में काउंट फॉर करने लिया, तो उस चैप्टर से निकल के जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है इस सवाल में, उसमें क्या बैंक लोन इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट शामिल नहीं होती? तो क्या दोबारा यहां पे कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे। तो याद रखिए, बैंक लोन and interest payment are ignored because they are financing transaction, not investing transaction। अब आप आई कैप के स्टडी टेक्स्ट, जो उसने पता नहीं किससे बनवाया है, स्टडी टेक्स्ट के एक वैसा नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं, मुझे नहीं पता किसने बनाया, वैसे स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कहीं कहीं लगेगा उसने इंटरेस्ट और बैंक लोन को इंक्लूड किया है, कहीं इंक्लूड नहीं किया, घूम जाएंगे। फिर जब पास्ट पेपर के ऊपर आएंगे, बताइए स्टडी टेक्स्ट ज्यादा ऑथेंटिक के पास्ट पेपर, तो उसमें क्या लिखा होगा? उसमें लिखा होगा बैंक लोन एंड इंटरेस्ट पेमेंट आर कंप्लीटली इग्नोर्ड बिकॉज
They are financing transaction, not transaction. Study text ज्यादा authentic है, past paper है वो solution, पास पेपर की सॉल्यूशन और examiner comments और marking scheme वो ज्यादा authentic है study text. स्टडी टेक्स्ट ऑथेंटिक नहीं, ऑथेंटिक है, मैंने कब कहा ऑथेंटिक नहीं है? ना दोबारा सुन ले. स्टडी, हाँ ज्यादा, शाबाश शाबाश, ज्यादा किसने बोला? मैंने ये बोला कि स्टडी टेक्स्ट ज्यादा ऑथेंटिक के पास पेपर. शाबाश, कंसेप्ट को सही तरीके से समझा करें. स्टडी टेक्स्ट, मेरी आई क्या लड़ाई करवाओगे? खुदा का खौफ करो. चले भाई, ये समझ आ गया बैंक लोन एंड इंटरेस्ट पेमेंट. इसके ऊपर टिक लगा ले कि मैंने ये समझा दिया. लगा लगा. अच्छा, ये अब एक मुश्किल एडजस्टमेंट है. एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज यूज्ड कहते हैं तो करवा देता हूं. क्या एंड पे करवाऊं? कल नहीं, करनी तो आज ही है. कॉस्ट वाला, अच्छा कॉस्ट तो आपने किया हुआ है, शाबाश. तो ये जरा देखिएगा मैं सही लिखा है कि गलत. मुझे लग रहा है मैं गलत लिख गया हूं, और गलत लिख गया हूं, चेक तो कर. एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज यूज, पहली चीज रिसोर्सेज मटेरियल है, लेबर है और फिक्स कॉस्ट है. भाई ऐसा ही है. मटेरियल में, मटेरियल की परचेज प्राइस उस तो कहीं जिक्र ही नहीं की. अच्छा वो इररेलेवेंट थी, वो पहले बोल दिया था. अच्छा इसीलिए नहीं की, ठीक है. मटेरियल की परचेज कॉस्ट, मटेरियल कितने का खरीदा 2 साल पहले? मटेरियल जी वा परचेज 2 years ago एट ए कॉस्ट ऑफ ₹5,000. इग्नोर्ड. फिर क्या करे? इफ मटेरियल या तो रेगुलर यूज में होगा या रेगुलर यूज में नहीं होगा. इफ मटेरियल इज इन रेगुलर यूज या सप्लाई, रेलिवेंट कॉस्ट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट. कि अगर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो मार्केट में नया कितने का पड़ेगा. देखिए एक चीज तो ये होती है कि आपने डायरेक्ट मार्केट से खरीद के मटेरियल अपने प्रोजेक्ट में फिट कर लिया. ये तो अच्छा तरीका यही है भाई, किसी से क्यों मांगा तांगा करें हम, किसी दूसरे प्रोजेक्ट से क्यों उठाए मटेरियल. भाई मार्केट से खरीदो, लेकिन वो एग्जाम में घुमा के कान पकड़ेगा, घुमा के. वो ये नहीं कहेगा सीधा सीधा. सीधा तरीका क्या होगा? भाई मार्केट में जाओ, ये आइटम खरीदो, प्रोजेक्ट में लगाओ. उसे पता है कि परचेज प्राइस जो होगी वो हमारा रेलिवेंट कॉस्ट है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए किया है. वो ये नहीं कहेगा. क्या कहेगा? कहेगा वो पड़ी हुई थी, उसकी कॉस्ट इतनी थी, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट इतनी है, उसको इस्तेमाल किया है. यानी हम उस प्रोजेक्ट से चीज खरीद के इस्तेमाल कर, वो प्रोजेक्ट बेचारा मार्केट से खरीद के इस्तेमाल कर रहा है. तो जो यूनिट जो दर पत्थर पड़ा था, जो हमने खरीद के अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लिया, अब वही पत्थर वो प्रोजेक्ट मार्केट से खरीद के लाएगा, तो वो जितने का खरीद के लाएगा वो क्या है? वो रेलिवेंट कॉस्ट है, वो हमने इंक्लूड करनी है. नहीं समझ आ रही ना? हालांकि इसका सीधा तरीका ये था भाई, आप उससे मांगेंगे, वो तीसरे से मांगेगा, आप खुद तीसरे से मांग के ले. नहीं सीधा तरीका, उसकी परचेज प्राइस. लेकिन वो घुमाएगा. समझ रहे हैं कैसे घुमाएगा? वो कहेगा उधर पड़ा हुआ था पत्थर, प्रोजेक्ट से उठा के आपने अपने पास ले आए, वो प्रोजेक्ट मार्केट से जाके खरीदा, तो जो उसने मार्केट से जाके जितने का खरीदा वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, वो आपका कैश फ्लो के लिए रेलिवेंट है ना. जो परचेज प्राइस थी वो रेलिवेंट नहीं है. कुछ समझ आई? लेकिन ये कब होगा? जब रेगुलर यूज है. अगर नॉट रेगुलर यूज है, नॉट रेगुलर यूज यानी वो प्रोजेक्ट को नहीं चाहिए, वो कहता है मेरे को नहीं चाहिए है, वो फारग पत्थर पड़ा हुआ है. वो पत्थर क्या है? रेगुलर यूज में. तो हम क्या करें? चुपके से उसको उठा लाएं. हाँ, वो कहता है अगर तो उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू है ना, तो जरा असूल सोचें. पत्थर पड़ा हुआ है, उस प्रोजेक्ट को नहीं चाहिए. हमने पूछा तेरे को चाहिए? उसने कहा नहीं चाहिए. पहले चाहिए था, वो मार्केट से ले आया था,
उसकी रेलिवेंट कास्ट बता। अब हमने पूछा तेरे को चाहिए, उसने कहा नहीं मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है। हमने कहा लाओ फिर, उसने कहा नहीं मैंने कबाड़िए को फोन किया, वो 1000 रुपया देगा मेरे को। अब अगर हम वो प्रोजेक्ट, वो पत्थर उठा के अपने प्रोजेक्ट में लगाते हैं मटेरियल, तो इसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? वो 1000 जो सैक्रिफाइस किया है, रेवेन्यू सैक्रिफाइस्ड इज कॉस्ट। समझ रहे हैं? ये दोनों मटेरियल के समझ आ गए। इसी तरह लेबर में है, लेबर में है, उधर लेबर फारग बैठी होगी, हम उस प्रोजेक्ट वाले से कहेंगे तेरे मजदूर फारग बैठे हैं, वो कहेगा भाई क्या करूं, 12 बजे काम हमारा पूरा हो जाता है, उसके बाद 5 बजे तक इनको बैठाया हुआ है, 5 बजे छुट्टी देनी है ना, टाइम तो पूरा करना है, तो 5 बजे तक फारग बैठे होते हैं। हम कहते हैं फारग बैठे होते हैं, इनको 2 घंटे के लिए इधर भेज दिया करना। अब जो सरप्लस लेबर बैठी हुई है उधर फारग, तो क्या होगा? नो रेलिवेंट कॉस्ट। अब मांगा तांगा करें, ठहर जो क्यों ना करें, इन केस वही बताता हूं। प्रोजेक्ट, दूसरे प्रोजेक्ट में एक सुपरवाइजर था, उसको 1 लाख रुपया महीना तनख्वाह मिलती थी। हमने उस सुपरवाइजर को अपने प्रोजेक्ट में लगा लिया और उस प्रोजेक्ट ने बाहर से 1,20,000 का नया सुपरवाइजर ले आया। तो अब हमारे लिए क्या रेलिवेंट कॉस्ट है? 1,20,000 के 1 लाख, तुमको जिसको लेके आए उसको 1 लाख मिलता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो उसकी 1,20,000 है ना। यानी उसने सीधा नहीं किया कि खुद ही मार्केट से सुपरवाइजर लिया ना, घुमा के गया। समझ गए? नहीं समझे? केस स्टडी समझ आएगी फिर, सामने आएगी फिर। फिक्स कॉस्ट ये तो आपको पहले ही पता है, वो ऐसे इग्नोर्ड हो जाएगी, एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट। लेकिन याद रखें, हाँ, एक फिक्स कॉस्ट प्रोजेक्ट अगर तो मैंने ऑलरेडी बिल्डिंग रेट पे ली हुई है, उसमें नया प्रोजेक्ट लगाता हूं, फिक्स कॉस्ट इररेलेवेंट। लेकिन अगर प्रोजेक्ट पहले लगाया और फिर उसकी वजह से बिल्डिंग बाद में रेंट पे ली, कहां पे थे हम? रेंट। हाँ, अगर प्रोजेक्ट के लिए बिल्डिंग रेंट पे ली तो वो फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट है। अगर बिल्डिंग पहले रेंट पे ली हुई थी, प्रोजेक्ट बाद में स्टार्ट किया, फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट भी हो सकती है। नहीं समझ आ रही? फिक्स कॉस्ट एलिमेंट कब होगी? जब उस प्रोजेक्ट के लिए बिल्डिंग रेंट पे ली जाएगी। प्रोजेक्ट पहले बिल्डिंग बाद में, रेलिवेंट बिल्डिंग पहले प्रोजेक्ट बाद में। अब समझ आ रही है आपको? होना नहीं चाहिए ऐसे। अब फिर ऐसी एडजस्टमेंट के समझ नहीं आएगी आपको। तैयार है? बिल्डिंग है हमारी अपनी, किराए पे दी हुई है, 10 लाख रुपए साल किराया आता है। हमने फैसला किया अब इस बिल्डिंग को खाली करवा के यहां पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाएंगे अपना, तो इसकी कॉस्ट 0 होगी ना? 10 लाख सैक्रिफाइस किया है, वो आएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। ईयर नॉट में, ईयर 1 में, के हर साल में, हर साल में, क्योंकि हर साल रेंट आना था, अब किसी साल भी नहीं आएगा। शाबाश। अब आखिरी सवाल इस भाई से,
हर साल जो रेंट की फिगर है, रेंट इनकम था ना कि रेंट पेमेंट थी? रेंट इनकम है, वो इनफ्लो आएगा कि आउटफ्लो? और रेंट इनकम है, हाँ रेंट इनकम जरूर है लेकिन आएगा आउटफ्लो। क्यों? रेंट सैक्रिफाइस्ड है, इनकम सैक्रिफाइस्ड इज एक्सपेंस, इनकम सैक्रिफाइस्ड इज या कॉस्ट कह ले, एक्सपेंस कह ले या कॉस्ट कह ले। फाइनेंस में कॉस्ट को ज्यादा लफज कॉस्ट को ज्यादा पसंद किया जाता है एक्सपेंस की निस्बत। फाइनेंस में लफज कॉस्ट को ज्यादा पसंद किया जाता है एक्सपेंस की निस्बत। चले ये भी आपने बता दिया, कोई बात नहीं, कल तक भूल जाएंगे, कल फिर पूछूंगा। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, These are calculated in the same way as in topic of budgeting। हमें क्या पता, हमने कौन सा बजटिंग किया है? हमने कहा हमने बजटिंग नहीं किया, हमको समझाओ। बजटिंग के बाद नहीं करेंगे, जब बजटिंग करेंगे तो ये ऑलरेडी कवर हो चुका होगा। हल्के हल्के बजटिंग के इतने को कंसेप्ट आपको करवा दिए कि बजटिंग का छोटा मोटा क्वेश्चन अभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन बजटिंग के क्वेश्चन की सबसे अहम एडजस्टमेंट समझ लें। बजटिंग के क्वेश्चन की सबसे अहम एडजस्टमेंट समझ ले, क्या इन्फ्लेशन, क्या कहता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो में 3 तरह के कैश फ्लो होंगे, रेवेन्यू, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। रेवेन्यू, फिक्स कॉस्ट, रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इनफ्लो इन ईच ईयर ऑफ प्रोजेक्ट। कैसे कैलकुलेट होगा? क्वांटिटी अब कैसे? पहले साल में 10 रुपए के लिहाज से 10 यूनिट बेचेंगे, 100 आ गया। दूसरे साल में इन्फ्लेशन होगी 10% और जो यूनिट बेचे हैं उनमें ग्रोथ होगी 20%। करें कैलकुलेशन, है कि माइका लाल तो करें कैलकुलेशन। पहले साल में 10 यूनिट बेचे एट द रेट ऑफ प्राइस 10, दूसरे साल में इन्फ्लेशन रेट 10% है, यानी प्राइस बढ़ेगी 10% से, और ग्रोथ रेट 20% है, यानी जो यूनिट सोल्ड होंगे वो 20% से बढ़ेंगे। 132 यानी 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, फिर मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.2। ऐसे किया आपने? डायरेक्ट कर दिया 10 मल्टीप्लाई। अच्छा नहीं तो जो मैंने किया इसमें क्या मसला है? पहले साल में था 10, ये क्वांटिटी, ये प्राइस 10। दूसरे ये ईयर 1 में, ईयर 2 में क्या होगा? क्वांटिटी को ग्रोथ से मल्टीप्लाई किया, प्राइस को इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई किया, और फिर आपस में मल्टीप्लाई। मैं भी तो यही कह रहा हूं, आप कह रहे हैं इससे कोई फर्क, मैं कह रहा हूं ये कैलकुलेशन ऐसे होगी, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.1। ये 1.1 है इन्फ्लेशन वाला, क्योंकि प्राइस के साथ इन्फ्लेशन ने जुड़ना है। ये 1.2 है ग्रोथ वाला, क्योंकि क्वांटिटी के साथ ग्रोथ ने जुड़ना है। लेकिन आप कह रहे हैं सर इस 10 को इस 10 से कर दो, इसको इसके साथ कर दो, क्या फर्क पड़ता है? मैथ जो है, बात ठीक है, मैथ को फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट को फर्क पड़ता है। क्वांटिटी के साथ ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई होगा, प्राइस के साथ इन्फ्लेशन रेट होगा। मैथमेटिकली इससे फर्क नहीं पड़ता, पहले 10 को 10 के साथ कर लो, पहले इसको इसके साथ कर लो, इसको इसके साथ कर लो, इसको मैथमेटिकली फर्क नहीं, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नहीं तो मुझे भी पता है, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी को d इंटू सी इंटू ए इंटू बी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी सी डी आगे पीछे जहां मर्जी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मुझे भी पता है। लेकिन स्टिल आपको ये करवा रहा हूं तो इसका मतलब कोई रीजन होगी, कोई हिकमत होगी। तो प्राइस को हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है? इन्फ्लेशन के साथ।
क्योंकि इन्फ्लेशन से प्राइसेस बढ़ती हैं और क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करना है, और ये जहन में रखना है क्वांटिटी इंटू ग्रोथ को अलहदा छोटी ब्रैकेट में बंद करना है, प्राइस इंटू इन्फ्लेशन को अलहदा छोटी ब्रैकेट में बंद करना है, ताकि मिक्स ना होने पाए, कंसेप्ट पक्का रहे। वरना ये आप यही देख रहेंगे इस फिगर को इस फिगर के साथ मल्टीप्लाई करना है, कंसेप्ट कहीं पीछे चला जाएगा। ना 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 ना, कंसेप्ट को नहीं छोड़ना। क्लियर भाई? कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो फिर कंसेप्चुअली चलें तो अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें आगे एक कैलकुलेट एडजस्टमेंट आएगी जो ऐसे करेंगे तो आसानी से हो जाएगी। फिक्स कॉस्ट सेम रूल। अच्छा, फिक्स कॉस्ट आई क्यों? इंक्रीमेंटल। अब जो जवाब देगा 50 रुपए इनाम पाएगा, जो हाथ उठाना है। फिक्स का भाई सेल्स की कैलकुलेशन में तो ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों थे। फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन में ग्रोथ रेट क्यों नहीं है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं होती। नहीं, मैं हाथ उठाने को कहा था, हाथ उठाने का सुन है। बाकी इंतजार कर रहे थे क्वेश्चन खत्म हो तो हम हाथ उठाएं। पहले बोल, वेरिएबल कॉस्ट आउटफ्लो है हर प्रोजेक्ट में। चल अब बताइए, फिक्स कास्ट में फिक्स कास्ट के साथ सिर्फ इन्फ्लेशन रेट मल्टीप्लाई हुआ है, वेरिएबल कास्ट में इन्फ्लेशन के साथ ग्रोथ रेट भी मल्टीप्लाई हुआ है। क्यों क्यों क्यों? फिक्स कास्ट में तो सिर्फ फिक्स कास्ट को इन्फ्लेशन रेट के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, वेरिएबल कास्ट में इन्फ्लेशन को ग्रोथ रेट से भी मल्टीप्लाई किया गया है। क्यों? क्योंकि जब नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है। और फिक्स कॉस्ट को क्यों नहीं ये किया था? शाबाश, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ने से फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, इसलिए फिक्स कॉस्ट में ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई लिख ले। फिक्स कॉस्ट में ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई नहीं करना, सेल्स में और वेरिएबल कॉस्ट में करना है। फिक्स कॉस्ट में ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज विद वॉल्यूम। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स को ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई, भाई कंसेप्ट समझ रहे हैं कि सिर्फ रट्टे लगा रहे हैं? वैसे तो रट्टा भी लगा ले तो चल जाएगा काम हमारा, लेकिन समझ ले तो अच्छी बात है। फिर क्या कह रहे हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? बस यही दो रह गया। इन्फ्लेशन तो कर लिया हुआ हमने, वो तो हमने ऊपर इन्फ्लेशन कर लिया ना, अभी इन्फ्लेशन ही करवाया। आखिरी कंसेप्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेट ऑफ टैक्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जहां कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाए साथ आपने क्या लिखना है? नेट ऑफ टैक्स। जहां कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाए साथ क्या लिखना है? जहां कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाए साथ क्या लिखना है? नेट ऑफ टैक्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एग्जांपल्स क्या है? लॉस ऑफ रेंटल इनकम, ये भी बताया। 10 लाख वाली मिसाल बताना, किधर था बताना? 10 लाख वाली मिसाल, वो 10 लाख पे रेंट पे मकान चढ़ाया, उसके ऊपर बिजनेस स्टार्ट करना है, किराएदार को धक्के दे के बाहर निकालेंगे, वो कहेगा अच्छा आइंदा से पैसे भी नहीं मिलेंगे तेरे को। तो जो 10 लाख रेंट हमें हर साल मिलता था वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। शाबाश। लेकिन असल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10 लाख नहीं है, 7 लाख है, क्योंकि जब हमें 10 लाख मिलता था ना तो 30% टैक्स वाले ले जाया करते थे, हमें तो नेट ऑफ टैक्स 7 लाख मिला करता था। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इंपैक्ट हमेशा क्या होगा? नेट ऑफ टैक्स होगा। समझ ना? ये अगली एग्जांपल आपको समझ नहीं आनी है, आपकी सोच से भी बाहर है।
डिक्रीज ये कैसे हो सकता है? हो ही अच्छा। न्यू प्रोडक्ट की वजह से पुराने प्रोडक्ट की सेल कम हो जाती है। डिक्रीज इन सेल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो स्टूडेंट मुझे ये एडजस्टमेंट समझा देगा 50 रुपए इनाम पाएगा। नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जो करंट प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी सेल डिक्रीज होती है, जो उसका रेवेन्यू सैक्रिफाइस होगा वो न्यू की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। न्यू प्रोजेक्ट चलाने से पुराने प्रोजेक्ट में कोई फर्क पड़ेगा तो अच्छा, इसका मतलब है अगर एसीसीए का प्रोजेक्ट चलाने से सीए के कोई स्टूडेंट उधर चले जाते हैं, जहां चले जाते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी सीए की। शाबाश। चलिए, ये फीमेल साइड से कोई अगर मुझे ये डिक्रीज इन सेल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट क्या कॉन्सेप्ट समझा देगा, 50 रुपए इनाम पाएगा। दोबारा से बता दें, अगर बताएं, अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की, अगर हमने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है तो उसकी वजह से अगर हमारा कोई अच्छा, मैंने आपके सेंटेंस में एक लफ्ज सुनना है, अगर आपने वो लफ्ज बता दिया ना तो 100 रुपए इनाम मिलेगा। अगर लफ्ज नहीं बताया तो 50 रुपए, प्रोवाइडेड कंसेप्ट, ठीक है। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग जो हमारे पास प्रोडक्ट है इसका रेवेन्यू जो सैक्रिफाइस हो रहा है, न्यू प्रोडक्ट के लॉन्च होने से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट क्या जो डिमांड कम हो रही है, जो सेल कम हो रही है न्यू प्रोडक्ट की वजह से, न्यू प्रोडक्ट की वजह से, डिफरेंस है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो जो डिफरेंस है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, नेट ऑफ टैक्स है। वो लफ्ज नेट ऑफ टैक्स नहीं था, वो लफ्ज था जब न्यू प्रोजेक्ट, गौर से सुनेगा, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की जो डिमांड कम होती है, तो जो डिमांड कम हुई उसका सेल्स रेवेन्यू नहीं है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसका कंट्रीब्यूशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्योंकि जहां पे सेल कम होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कम नहीं होगी, और जहां पे सेल कम होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कम होगी, वहां पे टैक्स भी तो कम होगा, टैक्स भी तो कम। तो कंप्लीट कंसेप्ट क्या है जो आपको समझ नहीं आना, कि जब कभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लॉन्च कर, न्यू प्रोडक्ट के लॉन्च करने से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की डिमांड कम हो तो न्यू प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी एग्जिस्टिंग, गौर से सुनिएगा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूशन, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूशन, सिर्फ सेल्स नहीं बोला, सिर्फ कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि सेल के साथ कॉस्ट ऑफ सेल भी तो कम होगी, नहीं होगी, और वो टैक्स भी तो कम होगा, तो नेट इंपैक्ट कौन सा आएगा, आफ्टर टैक्स आएगा, कंट्रीब्यूशन नेट ऑफ टैक्स। शाबाश, दरिया को कुएं में बंद कर दिया। कहेगा सर लंबी चौड़ी बात ना कर, सीधी बात करके मैं छुट्टी दे, कि न्यू प्रोडक्ट जब लॉन्च करेंगे तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मैं करे छुट्टी, ठीक है। अब आपने करना क्या, असाइनमेंट तो आपको पता चल गई ना क्या है, इसको दोबारा पढ़ लेना है। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, नहीं कल भी नहीं, ये मैंने नहीं पढ़ाना, ये खुद नहीं, ऐसे नहीं करना, आप खुद ही करेंगे, ये कर लेंगे तो इधर हेल्प मिल जाएगी। आपकी असाइनमेंट है 7 और 8, जिसने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया ना खुद से बगैर देखे, उसको मॉडरेट लेवल पे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आ गई। हालांकि आज हमारा कितना, तीसरा दिन है, दूसरा दिन, ये ले, जिसने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया उसे मॉडरेट लेवल पे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आ गई। कर लेंगे, ये चैलेंज क्वेश्चन है, चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट करता है हाथ उठाए, शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर यहां खत्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज।